जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। क्या भारतवर्ष के अंदर जो गांधीवादी लोग हैं वो हिम्मत हार रहे हैं और क्या उनको हिम्मत हारनी चाहिए, ये मूल प्रश्न है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज के तारीख में भारतवर्ष के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक गांधी को मानने वाले हैं, नेहरू को मानने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं और अहिंसा को मानने वाले हैं और सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं। और दूसरी तरफ सावरकर को मानने वाले हैं, गोडसे को मानने वाले हैं, तो राष्ट्र मानकर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने वाले लोग हैं और जो टू नेशन थ्योरी में विश्वास करते हैं। और इनके बीच में ये संघर्ष पिछले 150 साल से चल रहा है। लेकिन 150 साल में पहले करीब 130-135 साल गांधीवाद जीतता रहा, अहिंसावाद जीतता रहा, धर्मनिरपेक्षता जीतती रही। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारी पीढ़ी की अकर्मण्यता है कि शायद हम उतनी अच्छी तरह से मुकाबला गोडसेवाद का, सावरकरवाद का नहीं कर सके और गांधीवाद को पिछले 12 साल से पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। मानी बात है कि जब लंबी रात होती है तो निराशा होती है। जब चारों तरफ से आक्रमण होता है फांसीवाद का, तानाशाही का, तो जो शांति और लोकतंत्र को मानने वाले हैं उनको निराशा होती है। और निराशा है, ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में देश में ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी पता है, ये गोडसेवादियों को भी पता है, गोडसे के समर्थकों को भी पता है, हिंदू राष्ट्र के समर्थकों को भी पता है कि वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, उस गलत रास्ते में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और इस गलत रास्ते में वो एक अंधकारमय युग की ओर बढ़ रहे हैं और देश को अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं। लेकिन उनके साथ मुश्किल ये है कि वो इतना आगे बढ़ गए हैं और इतना संगठित रूप से बढ़ गए हैं और इतना ज्यादा उनके ऊपर कब्जा गुंडे बदमाशों का और अराजक तत्वों का हो गया है, पैसे वालों का हो गया है कि वो भी चाहकर कुछ बोल नहीं पा रहे। यहां तक कि जो मकान टूट रहे हैं, उनकी नौकरियां छूट रही हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है, श्रमिक परेशान है, किसान परेशान है, गिग वर्कर परेशान है, हर गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी परेशान है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बड़ी सहूलियत से इन लोगों को अलग अलग रूप में बांट रखा है और क्योंकि ये एकत्रित नहीं है, क्योंकि ये संगठित नहीं है, इसलिए इनके अंदर निराशा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मैं कल्पना करता हूं, क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ था जब देश पराधीन था, अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन हम आप जो उस युग में नहीं थे, कम से कम उसकी कल्पना कर सकते हैं। आज का युग है जहां लाठी राज है, पुलिस राज है, जहां सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सरकार का कब्जा हो गया है। जितने भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं होनी चाहिए थी वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लोकतंत्र करीब करीब खत्म हो चुका है, तानाशाही आ चुकी है, फासिज्म आ चुका है। जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं वो खुद ही हमारा शोषण कर रहे हैं और यही स्थिति करीब करीब अंग्रेजों के जमाने में थी। आज जितनी निराशा है उतनी ही निराशा अंग्रेजों के जमाने में रही होगी, ऐसी कल्पना कर सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो स्थिति और ज्यादा बदतर थी, क्योंकि हम लोग भूरे रंग के हैं, काले रंग के हैं, अंग्रेज गोरे रंग के थे, तो हम भूरे कालों को किस प्रकार से वो ट्रीट करते थे, वैसा तो शायद आज रंग के आधार पे तो नहीं होता है, लेकिन जाति के आधार पे होता है, धर्म के आधार पे होता है। उस समय वो धर्म के आधार पे नहीं करते थे, धर्म को आपस में भिड़ाते थे और गोरे शासन करते थे। आज के तारीख में हमारे ही रंग के लोग, हमारी ही भाषा बोलने वाले लोग हमें धर्म पे बांटते हैं, जातियों में बांटते हैं और उसके बाद हमारा सबका शोषण करते हैं, केवल अपना उदर पोषण करते हैं।
अंग्रेजों के जमाने में भी ये स्थिति रही होगी, और स्थिति और ज्यादा बदतर थी क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय प्रेस नहीं था, इतना ज्यादा विस्तृत प्रचार नहीं था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, अशिक्षा बहुत ज्यादा थी, और अंग्रेज बड़े क्रूर थे जैसे ये लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद देश ने एक ऐसा वर्ग पैदा किया, ऐसा समाज का एक वर्ग पैदा हुआ, अलग अलग विचारधाराओं में हुआ। एक गांधी के नेतृत्व में हुआ जो अहिंसा में बिलीव करता था, जिसमें पूरे कांग्रेसियों ने एक आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बहुत सारे लोगों ने इसे ज्वाइन किया, बल्कि बाद में जो बहुत ज्यादा सांप्रदायिक लोग हो गए, गोडसेवादी लोग हो गए, उनका भी शुरुआती दिन इसी गांधीवादी कांग्रेसी आंदोलन से शुरू हुआ था। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अंग्रेजों के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कांग्रेस से संबंध विच्छेद किया और उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए और मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र के लिए आंदोलन शुरू किया और देश को बीच से बांट दिया। लेकिन इसके बावजूद अधिकांश हिंदू मुसलमान चाहते थे कि एक देश एकजुट रहे, और जब देश बटा 1947 में, तो हमारे देश के बहुत सारे मुसलमानों ने इसी देश में रहना पसंद किया। पाकिस्तान जो एक मुस्लिम राष्ट्र बन रहा था, वहां जाना पसंद नहीं किया। लेकिन फिर दो गुट पैदा हो गए भारत के अंदर, एक वही गोडसेवादी लोग और एक ओवैसी टाइप के लोग। इन्होंने फिर टू नेशन थ्योरी की बात करनी शुरू की, देश को कमजोर करने की कोशिश की। आज भी वही संघर्ष चल रहा है गांधीवादी और गोडसेवादियों के बीच में। लेकिन उस निराशा को चीरते हुए जो क्रांतिकारी थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्लाह खां थे, सरदार भगत सिंह थे, खुदीराम बोस थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे। जवानी में इन्होंने अपनी जवानी को ताक पे रखते हुए देश के लिए, बिना ये सोचे कि जब वो मर जाएंगे, जब वो देश के लिए प्राण त्याग देंगे, उसके बाद देश स्वतंत्र होगा कि नहीं होगा, देश के लिए लड़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में रहे, गांधी जी जेल में रहे, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जेल में रहे, लाठियां खेली, लाला लाजपत राय ने लाठियां झेली, और ये नहीं पता था इन लोगों को कि देश आजाद होगा। लेकिन निराशा को चीरते हुए ये लोग लड़े और आखिरकार देश को लोकतंत्र मिल गया, आजादी मिल गई, और हमने आजाद देश के अंदर सांस ली। लेकिन फिर उसी प्रकार की प्रक्रिया, वही दहशत, वही डर, वही निराशा, और आज भी हम उस मुकाम पे खड़े हैं। शुरू के करीब 65 साल तो जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन लोगों पे विश्वास करने वाले लोग थे। इन्होंने हार नहीं मानी और गोडसेवादियों को जीतने नहीं दिया। लेकिन अब गोडसेवादी सत्ताधीश हो गए और उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश के अंदर हर जगह, हर संस्था में अपने लोग बिठाने शुरू कर दिए। और आज के तारीख में एक आदमी जो कि स्वतंत्र विचार रखता है या समाजवादी विचार रखता है, उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा, और केवल मकान तोड़ना, और जो मकान तोड़े भी जा रहे हैं उसमें 90% मकान हिंदुओं के तोड़ना, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करना। और दूसरी तरफ जैसा आप देख रहे हैं, अमेरिका जो आज एकमात्र हमारा मित्र, बल्कि अमेरिका, इजराइल और तालिबान, यही 3 देश ऐसे हैं जो हमारा साथ देते हैं। बाकी सारे लोग तो करीब करीब हमारे विरोध में है, जो हमें ऑपरेशन सिंदूर में दिख गया। तालिबान आप जानते हैं किस प्रकार का शासन करते हैं, इजराइल आप जानते हैं किस प्रकार का शासन करते हैं। युद्ध ही उनका मार्ग है, युद्ध के अलावा वो किसी चीज में बिलीव करते थे, हिंसा में ही बिलीव करते हैं, हिंसा में उनका कोई विश्वास नहीं। रूस से हम दूर हो गए, तुर्की से हम दूर हो गए, ईरान से हम दूर हो गए, यहां तक कि यूरोप ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया ईरान इजराइल युद्ध में, लेकिन हम अमेरिका के साथ लगे रहे। इसके बावजूद अमेरिका ने पिछले 2-3 साल के अंदर सबसे ज्यादा दंड अगर किसी को दिया तो भारतवर्ष को दिया। हाईएस्ट टैरिफ लगाया, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का बार बार अपमान किया,
ट्रेड डील अपनी शर्तों पे कराई। जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने विजय हासिल की थी उसका श्रेय खुद ले लिया। और ओमान की खाड़ी में इजराइल ईरान के युद्ध की वजह से जो ब्लॉकेड लगाया था ईरान ने और जो नाकाबंदी की थी अमेरिका ने, उसमें सबसे ज्यादा आक्रमण अमेरिका ने अगर किसी के विमानों पे किया, तेलवाहक जहाजों पे किया, तो भारतवर्ष के तेलवाहक जहाजों पे किया। और उन तेलवाहक जहाजों के नाविक कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ 2-2 3 दिन महीने से फंसे हुए हैं, हमारे शिप के अंदर बहुत भारतीयों की लाशें हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए हम लोग ठंडे पानी की बोतल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी उनका ध्यान न रखते हुए विदेश नाच देखने में व्यस्त है। वही वाली बात हो रही है, रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। अब प्रश्न उठता है, ये निराशा नेचुरल है? हाँ है। क्या इससे उबरने की संभावना है? हाँ है, क्योंकि हमारा इतिहास है, हमेशा का इतिहास ये रहा है। निराशा होती है, एक बहुत ज्यादा क्रूर शासक आता है लेकिन उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं। आज भी वही परिस्थिति है, लोग खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग इस सत्ता को उखाड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग इस सत्ता को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ओवैसी साहब हैं, वो दिखाते हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े आलोचक हैं। आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल दिखाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में उत्सुक हैं और जेल जा चुके हैं, उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन वास्तविकता में अगर उनकी रणनीति को देखा जाए तो उनकी पूरी रणनीति ओवैसी साहब की, आम आदमी पार्टी की और बहन मायावती की दिखती है। किसी भी प्रकार से एंटी बीजेपी को वोट को काट कर और उस तरह के कैंडिडेट को खड़ा करके जिससे कि अपोजिशन के कैंडिडेट के वोट कम हो, भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का फायदा उनका उद्देश्य रहता है। अगर इन लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं तो इनको यह समझना चाहिए कि कुछ भी हो, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से इनको एकजुट हो जाना चाहिए। और एकजुट होने के लिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में सारे विपक्षी दल धीरे धीरे टूट रहे हैं। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, टीएमसी टूट गई, अकाली दल खत्म हो गई, इंडियन नेशनल लोकदल खत्म हो गई, बीजेडी खत्म हो गई, और जो नहीं खत्म हुए बीआरएस खत्म हो गई, जो नहीं खत्म हुए हो जाएंगे। केवल कांग्रेस आज की तारीख में सारी निंदाओं के बावजूद, सारे प्रलोभनों के बावजूद, सारे दंडात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद आज खड़ी है और उनका ही यूथ विंग आज की तारीख में यूथ कांग्रेस लड़ाई लड़ रहा है और लाठियां खा रहा है, पानी की बौछारें झेल रहा है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित कांग्रेस जनता पार्टी एक पैरेलल लड़ाई लड़ रही है। अगर लड़ाई लड़नी है, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अगर देश के बच्चों को न्याय चाहिए, तो यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, कांग्रेस जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, उद्धव ठाकरे, सबके युवा विंग एकजुट होकर देश की स्वतंत्रता के लिए क्यों नहीं लड़ते? जैसे अंग्रेजों के जमाने में सारे लोग कांग्रेस के बैनर के बीच में आ गए थे, पीछे आ गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। कांग्रेस जनता पार्टी को बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है, उन्हें परमिशन मिल जाती है। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में जंतर मंतर में डेमोन्स्ट्रेशन करने की परमिशन नहीं मिलती है। उन पर पानी की वाटर कैनन का ऐसा बौछार होता है कि हाथ छिल जाते हैं, आंखों से खून निकल आता है, और ऐसा कांग्रेस जनता पार्टी के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए अब उस निराशा के बादल को चीरते हुए और देश के वो लोग जो निराश हो रहे हैं उनमें आशा का संचार पैदा करने के लिए राहुल गांधी ने 4 जगह पे एक विस्तृत आंदोलन और लंबा 3 घंटे का, जैसे कोटा वो जा रहे हैं राजस्थान में, तो 3 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें वो बच्चों से भी बात करेंगे, वार्ता भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। वहां अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, लेकिन मैं, और उसके बाद पटना भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे, दिल्ली में भी जाएंगे। दिल्ली में जाऊंगा, पार्टिसिपेट करूंगा, जबकि वो युवाओं का सम्मेलन है, लेकिन मैं अपने को युवा समझता हूं इसलिए जाऊंगा और अपने देश की नेक्स्ट जनरेशन के लिए जाऊंगा, अपने देश के भविष्य के लिए जाऊंगा, भारत माता के लिए जाऊंगा। तो निराशा को दूर करते हुए हम सबका कर्तव्य है कि आसपास के लोगों को आशा बढ़ाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। और क्योंकि हमें अपने भारत माता की चिंता है, अपने भारत के भविष्य की चिंता है, और जिस प्रकार से आज भारत की वैश्विक परिस्थिति खराब हो गई है, आर्थिक परिस्थिति हमारे गरीब और मध्यम वर्ग की खराब हो गई है, जिस प्रकार से एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है,
और बताया जा रहा है कि जुलाई में बिल्कुल बारिश नहीं होगी, अगस्त में बिल्कुल बारिश नहीं होगी और वाटरफॉल इतना कम होगा कि उसके बाद बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और इसके साथ जो यूरिया का संकट है वो अलग एक परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो आशा का संचार करना, लोगों की हिम्मत को बढ़ाना और ये मानना कि जब हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान उस समय नहीं था, लेकिन देश के भविष्य के लिए लड़ाई लड़के इस देश को आजादी दिलाई थी, तो हम भी अपने देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसमें एकजुट होकर, और जो लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग आंदोलन चला के अपनी अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं, उनको ये मानते हुए कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, एक ऐसी धारा के पीछे चले जिस धारा से देश के लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत, महात्मा गांधी के सिद्धांत, अहिंसा और गांधीवाद को आगे बढ़ाते हुए अपना स्थान जो हमने खो दिया है पिछले 12 साल में, उसे दोबारा हासिल कर सकें और देश का, अपनी भारत माता का भविष्य और माथा मस्तक ऊंचा कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।